जिस तरीके से आनंद मोहन का बयान बार बार बयान आ रहा है, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद लगातार उनका बयान अभी तक आ रहा है, और जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो हो रहा है, उनके बातों में जो नाराज़गी या एक अकेलापन दिख रहा है, ये बता रहा है कि एनडीए में अब सामान्य स्थिति नहीं है। आनंद मोहन ने कहा है कि नीतीश कुमार को गन पॉइंट पे राज्यसभा भेजा गया है। इससे पहले भी उन्होंने कई आरोप लगाए। नहीं, अगर आप कहते हैं कि गन पॉइंट पे नीतीश कुमार से काम ले लिया गया, इसका मतलब कि ये हमला बीजेपी पे भी है, क्योंकि ये गन किसने रखी। मोहन की बात मान भी लें तो जिस वक्त उनके साथ जबरदस्ती हो रही थी वो क्यों नहीं बोले? उस वक्त उनके बेटा मौन, उनकी पत्नी मौन, तो आज वो क्यों बोल रहे हैं? ये बात है कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को एमएलसी के लिए नामांकित क्यों नहीं किया गया? क्योंकि ऐसा क्या नया था जो बीजेपी नहीं जानती थी? ये तो पहले से ही तय था कि बिना बीजेपी के सहमति के एमएलसी बन नहीं सकते हैं, तो इसमें कुछ नई बात तो थी नहीं। तो इतना तो तय है कि बीजेपी इन्हें भेजना नहीं चाहती है। बिहार की राजनीति ने एक बार फिर से ये तय कर दिया कि राजनीति में कूटनीति को अगर किसी राज्य ने बेहतर परिभाषित किया है तो वो बिहार है। बिहार में एमएलसी चुनाव कहीं से भी विधानसभा चुनाव के दाव पेच से कम नहीं दिख रहा। जिस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ, जिस तरीके से कैंडिडेट का लिस्ट आया, ये कहीं ना कहीं तय है कि राजनीति कहीं ना कहीं लिस्ट से और ऊपर की हो रही है। और एक बार फिर से ये देखने को मिल रहा है कि आखिर आनंद मोहन क्यों दोबारा से मुखर हो गए। 2 हफ्ते पहले आपको याद होगा जब मंत्रिमंडल में बेटे को शामिल नहीं किया गया था तो उनकी मुखरता बहुत अलग तरीके से दिखी गई थी। और कल एक बार फिर से मुजफ्फरपुर में उन्होंने बिना जेडीयू का शब्द लिए, बिना जेडीयू का जिक्र किए ऐसा कुछ कहा है जो कि सवालिया निशान खड़ा करता है कि वाकई जेडीयू में उनकी राजनीति, उनके परिवार की राजनीति या फिर उनकी राजनीति आगे किस तरीके से एनडीए में होगी। तमाम बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक रामबंधु वत्स सर है। राजनीति किस ओर घूम रही है तो हम लोग विधानसभा के बाद देख ही रहे, लेकिन एमएलसी चुनाव के बीच इतनी मुखरता आनंद मोहन की, जेडीयू पे लगातार सवाल उठा रहे हैं बिना जिक्र किए, बिना शब्द, बिना नाम लिए, तो अपने आप में बड़ा सवाल कि क्या एमएलसी चुनाव में भी उनकी मौजूदगी होनी चाहिए थी क्या, जो कि फिर से दरकिनार कर दी गई पार्टी की तरफ से, या फिर उपेंद्र कुशवाहा और आनंद मोहन की राजनीति कहीं और खिचड़ी पका रही है? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो एमएलसी का इलेक्शन है वो विधानसभा चुनाव से ज़्यादा रोचक हो चुका है, क्योंकि उस वक्त जब 25 में विधानसभा चुनाव हुआ था तो एनडीए में एकजुटता थी, कहीं कोई टकराहट दिखती नहीं थी। अगर बंद कमरे में हो एक अलग विषय है, लेकिन सार्वजनिक तौर पे कहीं दिखी नहीं। इस वक्त एमएलसी इलेक्शन में तो उठापटक दिख रही है। जिस तरीके से आनंद मोहन का बयान बार बार बयान आ रहा है, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद लगातार उनका बयान अभी तक आ रहा है, और जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो हो रहा है, उनके बातों में जो नाराज़गी या एक अकेलापन दिख रहा है, ये बता रहा है कि एनडीए में अब सामान्य स्थिति नहीं है। बीजेपी से नाराज़ लोग, जदयू से नाराज़ लोग अब हैं। और जहाँ तक बात आनंद मोहन का है, आनंद मोहन ने कहा है कि नीतीश कुमार को गन पॉइंट पे राज्यसभा भेजा गया है। इससे पहले भी उन्होंने कई आरोप लगाए, थैली कल्चर, चंडाल चौकरी और पिता पुत्र दोनों बीमार, धृतराष्ट्र आदि आदि टर्म उपयोग करते हैं। दरबार और दरबारी का भी जिक्र जी, दरबार और दरबारी का भी उपयोग इन्होंने किया है। तो सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को गन पॉइंट पे राज्यसभा भेजा गया। मुझे लगता है कि क्या नीतीश कुमार का व्यक्तित्व ऐसा है कि उनको कोई गन पॉइंट पे अपना काम करवा ले, क्योंकि ये वही नीतीश कुमार हैं। उनके मन में जब आया तो एनडीए से महागठबंधन, फिर महागठबंधन से एनडीए, अपनी जो उनकी जो राजनीति है उसके लय के अनुसार वो आते जाते रहे, और जहाँ जब गए वहाँ उनका ही प्रभुत्व रहा। वो मुख्यमंत्री रहे, सर्वमान्य नेता रहे, और उनकी ही चलती रही। तो नीतीश कुमार का व्यक्तित्व ऐसा है ही नहीं कि कोई उनसे गन पॉइंट पे कोई निर्णय ले ले। अगर वो राज्यसभा गए हैं तो उनकी सहमति होगी। ये अलग विषय है कि एक गठबंधन में जो टाइमिंग होती है कि अगर साथ में सहयोगी दल एक बड़ी पार्टी बीजेपी है तो वो अब जिस तरीके से तेजी से एक साथ काम कर रही थी, तो हो सकता था कि उसकी टाइमिंग महीना 2 महीना आगे पीछे हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार के साथ कोई व्यक्ति उनको गन पॉइंट पे किसी भी बिंदु पे उनको झुकने के लिए मजबूर करे, उनको ब्लैकमेल कर दे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। जहाँ तक बात है जदयू में दरबार और दरबारी का, तो पार्टियों में दरबार दरबारी होते हैं, खासकर क्षेत्रीय पार्टियों में तो ज़्यादा हैं। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि कई ऐसे नेता हैं जो जदयू में दरबार दरबारी कल्चर पे से नाराज हैं, उनके खिलाफ बयान आया है।
जदयू के अंदर भी है, जदयू के बाहर भी नेता हैं। उनका निशाना इस तरफ था क्या कि नीतीश कुमार जहां खुद दरबार लगाते थे, अब वो किसी और नेता यानी पार्टी के अपने ही किसी नेता के लिए दरबारी बन गए हैं? जी हाँ, उनका यही कहना था कि जैसे जो दरबार है वही गन पॉइंट पे, यानी जो बड़े नेता जिन पे उन्होंने खुलेआम आरोप भी लगाया है, जी हाँ, पहले के क्रम में संजय झा हैं, ललन सिंह हैं, उनका कहना था कि इन लोगों के जरिए जबरदस्ती बीजेपी इनको बिहार के मुख्यमंत्री से राज्यसभा सदस्य की ओर इनको मोड़ दी है, इनकी राजनीति को। ऐसा नहीं है, इसमें नीतीश कुमार की अपनी सहमति होगी। और इस बीच कई तरह की खबरें भी आई हैं, और इसी बीच उनके राज्यसभा जाने के बाद भी उनके बेटे का राजनीति में आना हुआ। तो ये एक क्रम है उनकी राजनीति का। नीतीश कुमार पहले से भी वंशवाद के खिलाफ थे, तो जब तक बिहार सरकार में या बिहार की राजनीति में वो सक्रिय रहे तब तक वो उनके बेटा सक्रिय राजनीति में नहीं आए। तो इसका डिजाइन निश्चित तौर पे नीतीश कुमार ने ही किया होगा। ये अपने किसी दरबारी या किसी के कहने पे वो विवश हो गए होंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता है। लेकिन आनंद मोहन लगातार हमलावर हैं, और वो जदयू पे हमलावर हैं। और ऐसा नहीं, अगर आप कहते हैं कि गन पॉइंट पे नीतीश कुमार से काम ले लिया गया, इसका मतलब कि ये हमला बीजेपी पे भी है, क्योंकि ये गन किसने रखा? आपके सीने पे, कनपट्टी पे गन कौन रख रहा है? तो ये बीजेपी पे भी हमला है। तो इसका मतलब है कि आनंद मोहन, जदयू और बीजेपी दोनों से नाराज चल रहे हैं, और इसका कारण साफ है। देखिए, चेतन आनंद को मंत्री नहीं बनाया गया, ये तो एक मुद्दा है, चाहे वो जितना भी बोल दें कि मुझे बेटे के मंत्री नहीं बनाने से कोई परवाह नहीं है, लेकिन एक तो मुद्दा है। लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी मुद्दा है शिवहर की राजनीति। शिवहर की राजनीति में जिस तरीके से जदयू ने श्वेता गुप्ता को लाते ही उनको मंत्री बना दिया गया, और शिवहर और सीतामढ़ी की जो राजनीति है उसमें जो वैश्य समाज को लेकर के जदयू जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, तो ये आनंद मोहन के राजनीति के लिए एक अस्थायी चिंता का विषय है। यानी कि उनकी जो अपनी सियासी जमीन है वो एक अस्थायी तौर पे खतरे की ओर जा रही है। तो जिसकी राजनीति, पूरी राजनीति खतरे की दिशा में जा रही है, तो वो जो बौखलाहट होता है, वही बौखलाहट इस वक्त आनंद मोहन का है। एमएलसी चुनाव का लिस्ट आया बीजेपी का, तो चौंकाने वाले नाम तो थे ही, क्योंकि ये बिल्कुल भी तय कहीं से भी नहीं था कि पवन सिंह या संजय मयूख का नाम आएगा। अब पवन सिंह से भी क्या दिक्कतें हैं आनंद मोहन को, अगर सूची में नाम है तो? देखिए, पवन सिंह भी राजपूत समाज से आते हैं, तो बीजेपी ने राजपूत चेहरे को एमएलसी बनाया, एक नेता उभार रहे हैं। और पवन सिंह को लेकर के तो कई बार अटकलें लगी हैं, लोकसभा चुनाव, राज्यसभा चुनाव, और एमएलसी में उनको बना दिया गया। तो वो उन्होंने पवन सिंह को लेकर के भी बयान दिया है कि ये एक एमएलसी बनाना तो एक राजपूत समाज को झुंझुना देने के समान है। तो दरअसल ये बीजेपी पवन सिंह को कहीं ना कहीं सेट करना चाहती थी, भेजना चाहती थी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इनकी नाराजगी और विधानसभा चुनाव में ये जो एनडीए के साथ थे उसका लाभ और हानि, इसका गुना गणित बीजेपी कर चुकी है। तो इनको कहीं ना कहीं भेजना था। बहुत ऐसी मतलब कयास लगाए जा रहे थे कि जब राज्यसभा इलेक्शन था तो कहीं इनको भेजा ना जाए, तो राज्यसभा ना भेज के एमएलसी भेज दिया गया। लेकिन चूंकि ये राजपूत समाज के नेता को बीजेपी ने एक उभारा है, इसके लिए भी जो हमलावर हैं आनंद मोहन, क्योंकि वो उनको ये बताना है कि जितना बिहार का जो राजपूत समाज है वो एनडीए से खफा है, या सबके वो सर्वमान्य नेता हैं, जो कि हकीकत नहीं है। बिहार के जो राजपूत समाज हैं उसके कोई सर्वमान्य नेता आनंद मोहन नहीं है। और ऐसे में कोई बीजेपी किसी नए चेहरे को नेता के रूप में प्रतिस्थापित कर रही है, तो उससे एक झिझक या उसका एक टिस आनंद मोहन के बयानों में दिखता है। और एक एमएलसी संजय मयूख को भी बनाया गया। ये दो ऐसे चेहरे हैं जिनके बारे में मीडिया में इस बात को लेकर के लगातार कयास लगाया जा रहा था कि कहीं बांकीपुर से जो उपचुनाव होने वाला है उनमें इनको टिकट न दे दिया जाए। संजय मयूख तो सबसे बड़े दावेदार थे, सबसे प्रमुख दावेदार माने जा रहे थे, उनको दे दिया जाएगा। वो काफ़ी प्रभावशाली नेता भी हैं, बिहार पटना के भी हैं, लेकिन बांकीपुर में उनका बहुत प्रभाव रहा है। और उसके बाद पवन सिंह का भी था, क्योंकि सामान्य जाति में कायस्थ के बाद जो वहाँ पे बहुसंख्यक है वो राजपूत समाज है बांकीपुर में, इसलिए इस तरह की बातें कही जा रही थी। लेकिन इन दोनों को दे दिया गया। इसका मतलब ये है कि अब वहाँ के कैंडिडेट का जो गणित है वो बीजेपी अलग तरीके से लगाएगी। जी, तो अब इस तरीके से चीज़ों को थोड़ा देखा जाए कि अगर हम लोग आनंद मोहन का बार बार जिक्र कर रहे हैं कि उनकी मुखरता इतनी है, क्या ये चीज़ एक बार नीतीश कुमार से मिल के सॉल्व नहीं किया जा सकता? क्योंकि नीतीश तो चुप है, तो आनंद मोहन ने ये एफर्ट क्यों नहीं डाला कि चलो एक बार नीतीश कुमार से मिल ही लेते हैं? देखिए, वो जदयू के साथ सहज नहीं है,
और वो अपनी राजनीति खुद शुरू करना चाहते हैं, या खुले शब्दों में कहें तो वो मुझे लगता है कि वो एक अपनी पार्टी बनाएंगे और अपने तरीके से राजनीति करेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप गन पॉइंट और थली कल्चर बोल रहे हैं। जब निशांत कुमार जदयू में आए थे तो जो टीम निशांत बना था, जिसमें 16 विधायक आए थे, युवा विधायक आए थे, उसमें खुद उनके बेटे चेतन आनंद थे। तो उनको कैसे नहीं पता है कि किस तरीके से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़े। जो टीम निशांत में है, जो उनकी पत्नी सांसद है, उनके बेटे विधायक हैं, जिस वक्त उन गन पॉइंट पे जबरन उनको अगर आप आनंद मोहन की बात मान भी लें तो जिस वक्त उनके साथ जबरदस्ती हो रही थी वो क्यों नहीं बोले? उस वक्त उनके बेटा मौन, उनकी पत्नी मौन, तो आज वो क्यों बोल रहे हैं? इसका मतलब कि ये उनके आरोप में कोई बल नहीं है। दरअसल उनकी जो राजनीति है वो खिसक रही है। और ऐसा देखिए, बात केवल शिवघर की सीरियस नहीं ले रही है कि आनंद मोहन के बयानों को? नहीं, मुझे लगता है कि आनंद मोहन से कन्नी काट चुकी है। वो आनंद मोहन पे बोलना नहीं चाहती है क्योंकि उनके आरोप पे वो जाना नहीं चाहती है, क्योंकि वो जिन 2 बड़े नेताओं के बारे में बोल रही है उन नेताओं को लेकर के जदयू पार्टी के अंदर भी थोड़ी स्थिति सामान्य नहीं है। मतलब जदयू के कई ऐसे नेता हैं जिनको आनंद मोहन का बयान रास आ रहा है, जिनको लग रहा है कि अच्छा ये बोल रहे हैं। मतलब आनंद मोहन उनकी आवाज़ बन चुके हैं, जो कि पार्टी के अंदर रह करके वो अपने बड़े नेताओं के खिलाफ बोल नहीं सकते हैं। तो जदयू का तो एक अपना राजनीतिक गणित है। कई लोगों को आनंद मोहन रास आ रहे हैं, कई लोगों को नागवार गुजर रहे हैं, लेकिन गन पॉइंट वाली बात या नीतीश कुमार के साथ जबरदस्ती वाली बात नहीं है। बात यह है कि सीतामढ़ी और शिवहर की जो राजनीति जिस तरीके से बदल रही है, और जिस तरीके से, और केवल जदयू की नहीं, बीजेपी की भी, क्योंकि अभी बीजेपी भी रितु जायसवाल को अपनी पार्टी में की। रितु जायसवाल वैश्य समाज से आते हैं और शिवहर में तो हमेशा से वैश्य समाज का सीट रहा है। ये तो 2024 में वो सीट केवल लवली आनंद को मिला है। उससे पहले 14 से लेकर के 14 से है, 19 है, हर जगह तो बीजेपी के रमा देवी रहती हैं। तो बीजेपी और जदयू ने शिवहर की राजनीति को लेकर के जिस तरीके से वैश्य समाज को लेकर के जो राजनीति वहाँ पे शुरू की है, इसको लेकर के वो बिल्कुल चिंतित हैं। यही कारण है कि वो नीतीश से संवाद नहीं करना चाहते हैं, या जदयू के दूसरे बड़े नेता से संवाद नहीं करना चाहते हैं। उनकी शिकायत तो विजय चौधरी से नहीं है, तो विजय चौधरी से निशांत कुमार से मिले। जिस टीम निशांत के सदस्य हैं चेतन आनंद, वहाँ तो मिल सकते हैं, लेकिन वो किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब कि वो बीजेपी जदयू दोनों की राजनीति से नाराज हैं और वो एक नई अपनी एक पार्टी बनाएंगे और उसको या पुनारी पार्टी को पुनर्जीवित करेंगे, जो भी हो। संभव तो आगे इस तरीके से चीज़ें होंगी। अब थोड़ी सी एक पैरेलल आखिरी सवाल के तौर पे ले ले कि एक तरफ आनंद मोहन जिस तरीके से मुखर हो ही चुके हैं, बागी तेवर दिखा रहे हैं, क्या उसी ट्रैक पे आने वाले दिनों में उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति भी देख पा रहे हैं और आप, और कहीं ना कहीं दोनों एक साथ फिर जुड़ पाएंगे क्या? देखिए, एक बात डिकोड करने वाली बात है कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को एमएलसी के लिए नामांकित क्यों नहीं किया गया? क्योंकि ऐसा क्या नया था जो बीजेपी नहीं जानती थी? जैसे कि निशांत के बारे में तय था कि जदयू के पास अपने विधायक हैं, वो चले जाएंगे, इनके पास तो था नहीं। तो ये तो पहले से ही तय था कि बिना बीजेपी के सहमति के एमएलसी बन नहीं सकते हैं। तो इसमें कुछ नई बात तो थी नहीं। तो इतना तो तय है कि बीजेपी इन्हें भेजना नहीं चाहती है। अब बीजेपी क्यों नहीं भेजना चाहती है? एक कयास से लगाया जा रहा था कि इन पे अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय करवाने का बीजेपी की ओर से एक दबाव बनाया गया, और ये उनके राज्यसभा जाने के पहले से, और उस पे ये सहमति प्रकट कर भी चुके थे। लेकिन जब राज्यसभा के लिए राज्यसभा इनको भेजा गया, उसी वक्त नीतीश कुमार को भी भेजा गया, तब इनको ऐसा लगा कि जो बिहार की जो कुर्मी, कुशवाहा और धानुक समाज की जो राजनीति है, वो नीतीश कुमार के बाद वो एक गैप बन गया। तो अगर उनकी पार्टी बची रह गई तो शायद उसका फायदा ले ले, और अगर उनकी पार्टी का विलय हो जाए बीजेपी में, तब तो ये पूरा का पूरा ये जो समाज है या नीतीश कुमार की पार्टी का जो अमूल जनाधार है, वो बिना नीतीश कुमार के बाद कहीं ना कहीं वो बीजेपी में चली जाएगी। तो उस गैप के कारण, उस गैप के मुंह के कारण ये अपनी पार्टी का विलय नहीं करवाना चाहते हैं। राज्यसभा जाने से पहले ये स्वीकार कर चुके थे कि पार्टी का विलय करवाएंगे, लेकिन उसके बाद हो नहीं पा रहा है। तो इसीलिए बीजेपी इनको एमएलसी भेजने में कोई सहयोग नहीं की। अब
अगर बीजेपी नहीं करेगी तो जितने तरीके की फॉर्मूले इस समय मीडिया में आ रहे हैं कि एक तो ये है कि उनकी पत्नी रिजाइन दे दें, ये उपचुनाव लड़ने, दूसरा ये कि ये अपने पद से त्याग पत्र दें, इनकी पत्नी को मंत्री बना दिया जाए। मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कुछ भी होने में बीजेपी की सहमति बहुत ही जरूरी है। और ये बीजेपी इनको भेजना नहीं चाहती है, इसका मतलब कि बीजेपी अब अपना सहयोग देना बंद करना चाहती है, चूंकि ये विलय नहीं करवा पाए हैं। तो लाजमी है, उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से बोले भी हैं कि वो वैचारिक तौर पे बीजेपी से ज़्यादा जदयू के करीब है, तो ये बताता है कि ये विलय वाली बात तो हो ही नहीं सकती है। अब एक नए राजनीतिक संघर्ष की बात वो कर सकते हैं। मैं भी ऐसा भी नहीं है कि वो जदयू में विलय कर लेंगे, क्योंकि जदयू में भी तो अभी जो अगर आप इसको और आनंद मोहन दोनों के तार को जोड़िएगा तो यहाँ का भी निर्णय जो बड़े नेता ले रहे हैं उन पे भी तो बीजेपी का प्रभाव है। तो जदयू उनको अपनी पार्टी में ले नहीं ले तो इसमें है। दूसरी बात है कि अब देखिएगा, उपेंद्र कुशवाहा के सामने एक नई संकट आने वाली है। ये बात रुकने वाली नहीं है। इनके 4 विधायक में 3 जो पहले बागी हो चुके थे, हो सकता है फिर बागी हो जाएं और इनके विधायक पार्टी तोड़ करके बीजेपी में शामिल हो जाएं। यानी आनंद मोहन का जो हाल हुआ है वही हाल उपेंद्र कुशवाहा का होने जा रहा है। जी हाँ, आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा के सामने नई चुनौती पैदा होगी, पार्टी में तोड़फोड़ हो सकता है और उनके लिए भी एक राजनीतिक संघर्ष करने का एक और अवसर आने वाला है। और वो संघर्ष से ही वो अपने बेटा को लॉन्च कर सकते हैं। सीधे एमएलसी बना के कर दें, वो अस्थायी टिकाऊ नहीं होगा। यानी कि देखें तो दोनों के परिवार में अगर देखें, उपेंद्र कुशवाहा के बेटा फंस गए, इधर आनंद मोहन के बेटा मंत्री नहीं बन पाए, तो दोनों की जो पिता वाली भावना है वो अब कहीं ना कहीं मुखरता के साथ देखने को मिलेगी। अब पिता की जो टीस है, मतलब पिता ये चाहता है कि बैठे बिठाए सब कुछ थाली में सजा के दे दें, वो सपना बिखर गया है। अब दोनों को अपने बेटे को राजनीति में लाने के लिए एक जैसे कोई एक नेता संघर्ष करता है जमीन पे जाके, वो करना पड़ेगा। आनंद मोहन को भी अपनी पार्टी बना करके वहाँ संघर्ष करेंगे तो चेतन आनंद उसमें जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा भी अगर अपनी पार्टी के लिए काम करेंगे तब दीपक प्रकाश जाएंगे। तो एक नए संघर्ष का इन दोनों नेताओं के लिए आगाज होगा। जी, नए संघर्ष का नया किताब कहीं ना कहीं इंतजार कर रहा है दोनों नेताओं के लिए। आनंद मोहन के बेटे मंत्री नहीं बने, दूसरी तरफ एमएलसी चुनाव में दीपक प्रकाश का नाम नहीं आना उम्मीदवार के तौर पे, और मंत्री से अब आगे आने वाले दिनों में अगर हट जाना हुआ तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए नया चैप्टर, नई राजनीति कैसी होगी, बहुत बड़ा सवाल खड़ा होने वाला है बिहार की राजनीति में। और एनडीए की भूमिका क्या होगी, क्योंकि दोनों की जो नाराजगी होगी वो बीजेपी और जेडीयू से ही होगी। देखने वाली बात होगी। हमने बात की राजनीतिक विश्लेषक रामबंधु अत्सर से, पूरे डीपली और पूरे विस्तार से चीज़ों को समझा। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पे फॉलो करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।